Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with a new video from the series Mission MPPSC 2020, Unit 10, Election Commission of India. आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में. ये मेरा पहला वीडियो होगा यूनिट 10 की पहले कमीशन के ऊपर. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इट इज़ गिवन इन आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारत के हमारे संविधान के 324वें आर्टिकल में ये चीज़ दी हुई है कि भारत का एक इलेक्शन कमीशन होगा. तो आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. व्हाट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी. कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. मीन्स दिस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेसेस इन इंडिया. इंडिया में ये यूनियन इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन को करेगी. स्टेट इलेक्शन से मतलब है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का एंड यूनियन से मतलब है पार्लियामेंट से. अपार्ट फ्रॉम दीज टू इलेक्शन ये दो और काम करती है. ये किस किस के इलेक्शन और करती है बेटा? तो ये इलेक्शन करती है प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के भी. फाइन. द बॉडी एडमिनिस्ट्रेट्स इलेक्शन of the Lok Sabha, Rajya Sabha and State Legislative Assembly in India and the office of President and Vice President in the country. Getting? इसके बैकग्राउंड की बात करें कि क्या इसका बैकग्राउंड था, कहाँ से आया, क्यों आया. पार्ट 15 XV का मतलब होता है 15. पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शन एंड एस्टेब्लिशेस अ कमीशन फॉर दिस मैटर. पार्ट 15 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में दिया है कि भारत का एक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड. फाइन. द बिगेस्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन. और वो कौन करवाता है? हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. गेटिंग? डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम फ्रॉम आर्टिकल 324 टू 329 इन पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसके डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो 324 से 329 आर्टिकल तक पार्ट 15 में जो दिए गए हैं उसमें हम पूरा इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं. जिसमें पार्ट 15 के आर्टिकल 324 में लिखा है कि भारत का एक इलेक्शन कमीशन होगा. फाइन. इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज वेल एज इट इज़ इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमस अथॉरिटी also. The Election Commission was established in accordance with the Constitution on 25th January 1950. मतलब 25th January 1950 को इलेक्शन कमीशन का गठन हो गया था. Article 324 to 329 of the Constitution deals with the power, function, tenure, eligibility, etc. of the Commission and the member. Fine. Next, some important articles. Before discussing some important article, I would like to share some important information regarding Election Commission. Okay, we all know the nature of this commission. नेचर कैसा है इसका? कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऑटोनॉमस है एंड इंडिपेंडेंट है. अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देन यू मस्ट से इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा इट इज़ ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट. डिस्क्रिप्शन इसका कहाँ पर दिया है? तो पार्ट 15 आर्टिकल 24 से आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक. आर्टिकल 324 में दिया है इलेक्शन कमीशन होगा. इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ? अब भी हमने देखा 25 जनवरी 1950. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. फाइन. अगर हम बात करें फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, तो सुकुमार सेन साहब थे इसके पहले इलेक्शन कमिश्नर भारत के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर. प्रेजेंट अगर अभी की बात करते हैं तो अभी कौन है? 23वें नंबर के बने हैं सुनील अरोरा. कौन है? सुनील अरोरा 23वें. प्रेजेंट अभी वही है. फर्स्ट वेमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? तो VS रामादेवी. कब बनी थी? 1990 को VS रामादेवी को पहली वेमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था. फर्स्ट इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ने पहले इलेक्शन करवाए थे तो हमने देखा 1950 में बना था. तो इसके बाद पहले इलेक्शन 1951 से 52 में जो चले थे वो इलेक्शन कमीशन ने करवाए थे. इनका मेन काम क्या है? तो इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. अब हम पढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल और द आर्टिकल रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. हम सबको पता है पार्ट 15 आर्टिकल 324 टू 329 तक के चलेगा. गेटिंग? तो आर्टिकल 324 सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन. इसके अलावा आर्टिकल 324 में इस्टेब्लिशमेंट, स्ट्रक्चर, रिमूवल प्रोसेस एटसेट्रा दिया हुआ है किसका? इलेक्शन कमीशन का. आर्टिकल 325 नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी included in a special electoral roll
ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स. बेसिकली डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, डिसेंट, कास्ट और सेक्स इन प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल. इलेक्टोरल रोल क्या होता है बेटा, आप सबको पता है. जब आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हो तो इलेक्टोरल रोल बनाया जाता है कि किसका नाम उसमें है या नहीं है. फाइन. आर्टिकल 326, इलेक्शन टू द हाउस of the people and to the legislative assembly of state to be on the basis of adult suffrage. What they are saying, adult suffrage होगा. adult suffrage क्या है, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वोट देंगे, वो adult suffrage के थ्रू होगा. दैट इज 18 ईयर. अगर आप 18 साल या 18 साल के ऊपर के हो तो ही आप वोट दे सकते हो. ये कब जोड़ा गया था, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 में जोड़ा गया था 18 साल. इसके पहले जब 26 जनवरी 1950 तक इसकी एज, जब ये आया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इस समय इसकी एज जो थी वो क्या थी, 21 ईयर थी. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पारित हुआ था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था, दैट इज ऑन 26 जनवरी 1950, तो उस समय एज जो थी वो 21 साल थी. लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1988 में हुआ था, उसमें एज कम करके 18 साल कर दी गई थी. किसकी, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की. गेटिंग आर्टिकल 327, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर. बेसिकली पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन रिलेशन टू इलेक्शन. ठीक है. दैन आर्टिकल 328, आर्टिकल 328 क्या बोलता है, पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ द सच इलेक्शन. सच इलेक्शन मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इलेक्शन होंगी उसकी बात कर रहे हैं. आर्टिकल 329, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर मीन्स देयर विल बी नो इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन इलेक्टोरल या इलेक्शन और इलेक्टोरल मैटर. कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा. गेटिंग बेटा, इतना आपको समझ में आया होगा. कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्या होती है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के थ्रू, या आप मुझे जोड़ सकते हो सोशल मीडिया में, फेसबुक, इंस्टाग्राम से या ट्विटर से आप मुझसे डायरेक्टली जोड़ सकते हो. कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनकी लिंक्स भी शेयर किए. फाइन. नाउ वी विल सी द इंपॉर्टेंट थिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ द कमीशन. कमीशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा. नाउ ओरिजिनली द कमीशन हैड ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर, बट आफ्टर द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989, कब हुआ था, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 जब ये हुआ, इसके बाद इट हैज़ बीन मेड अ मल्टीपल मेंबर बॉडी. पहले क्या था, ओरिजिनली सिर्फ इस कमीशन में सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होगा, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 को आया, इसमें मल्टी मेंबर बॉडी बनाई गई. जैसे द कमीशन कंसिस्ट ऑफ वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर. क्या होगा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे. द सेक्रेटरीट ऑफ द कमिश्नर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. हेडक्वार्टर मैंने भी बताया, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, तो सेक्रेटरीट कहाँ बैठेगा, न्यू दिल्ली में बैठेगा. एट द स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन इज हेल्प्ड बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हु इज एन IAS रैंक ऑफिसर. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर. नियुक्ति कौन करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की, प्रेसिडेंट करता है, हमेशा याद रखना. तो व्हाट वी आर सेइंग दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कितने, एट प्रेजेंट 1+2, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर. किसके द्वारा, बाय प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इसको बढ़ा भी सकता है. अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है. किसमें दिया है, आर्टिकल 324(2), द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द रीजनल कमिश्नर और द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर. आर्टिकल 324(4) में दिया है. टर्म्स एंड सर्विसेज एंड टेन्योर जो इसका होगा वो कितना होगा बेटा, 6 ईयर होगा या 65 ईयर होगा. यस, डन. व्हाट आई एम सेइंग, टर्म्स एंड सर्विसेज एंड टेन्योर कितना होगा, 6 ईयर, 65 ईयर. द इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 1991 के थ्रू आया था. रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा. आर्टिकल 324(5) में दिया है. रिमूवल प्रोसेस जो दी गई है वो कहाँ पर दी गई है, 324(5) में दी गई है. उसके बाद देख लेते हैं. दे हैव अ फिक्स टेन्योर ऑफ 6 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर, जो पहले आ जाए, विच एवर इज अर्लियर. दे एन्जॉयज द सेम स्टेटस एंड रिसीव सैलरी एंड पर्क्स एज अवेलेबल टू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. यहाँ पर एक बात नोट करने की है, क्या बोला है, ये जो स्टेटस या उनको जो सैलरी और पर्क्स दिए जाएंगे वो कैसे दिए जाएंगे, जितनी सैलरी या पर्क्स दिए जाते हैं जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नॉट द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. गेटिंग, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी लिखेगा
एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी लिखेगा, कंफ्यूज मत होना, वहाँ पर आप लिखेंगे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज फॉर द पार्लियामेंट या बाय द पार्लियामेंट। गेटिंग रिमूवल प्रोसेस कहाँ पर दी है? आर्टिकल 324 फिफ्थ में दी है, जहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेम एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 50% एंड 2/3 मेजॉरिटी वाला वीडियो जो मैंने बनाया था उसको आप एक बार देख लेना। बेस क्या होना चाहिए, किस बेसिस पे आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमिश्नर को हटाओगे? तो इन कॉम्पिटेंस और प्रोवन मेल प्रैक्टिस प्रोवन करते हुए इनकॉम्पिटेंस प्रूफ करोगे तो ही आप उसको रिमूव करोगे। रिमूवल प्रोसेस अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं। Procedure of removal. Judges of High Court and Supreme Court, that is Chief Election Commissioner, Comptroller and Auditor General, may be removed from the office through a motion adopted by the Parliament on grounds of proven misbehavior or incapacity. इन बेसिस पे इतने लोगों को रिमूव किया जाता है। रिमूवल रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी प्लस of 2/3 members present and voting supported by more than 50% of the total strength of the house। ये मैंने मेजॉरिटी वाले जो वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था, एक बार आप उसे भी देख लें। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इम्पीचमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस, कैग एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हमेशा याद रखना है, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? प्रेसिडेंट के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता। कई बुक्स में, कई सारी जगह, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये सारी चीज़ पढ़ाई जाती है, लेकिन ये गलत है, कभी भी आप ना लगाएं। The term impeachment is only used for the removal of president, which requires the special majority of 2/3 members of the total strength of both the houses, which is not used elsewhere। किसी और जगह ये सारी चीज़ें यूज नहीं होती। समझ में आ रहा है? ऑल कमिश्नर हैव द सेम अलाउंसेस, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता है ऐसे ही। नो अनवाइबल चेंजेस आफ्टर अपॉइंटमेंट होने के बाद कोई भी इनमें चेंजेस नहीं होंगे। नाउ वील सी द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर or the election commission. Election Commission of India superintends, directs and control the entire process of conducting elections to parliament and legislature of every state and to the offices of president and vice president of India। मैंने बताया अभी इनका फंक्शन क्या है, ये कंट्रोल करता है, इलेक्शन करवाएगा किस किस का? पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, प्रेसिडेंट का एंड वाइस प्रेसिडेंट का। सेटिंग डेट एंड टाइम टेबल ऑफ द इलेक्शन कब होगा, कहाँ होगा और उसका टाइम टेबल क्या होगा। ग्रांटिंग रिकॉग्नाइजेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी को ग्रांट करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। क्रिएशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पार्टीज एंड कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन के समय पे कोड ऑफ कंडक्ट जो क्रिएट करते हैं, क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट में होगा। कोड ऑफ कंडक्ट को हिंदी में कहते हैं आचार संहिता, जो इलेक्शन शुरू होने के कुछ दिन पहले लगाई जाती है। लेट्स से 1 मंथ पहले या जितना भी टेन्योर है उस मंथ पहले वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाने का काम भी इलेक्शन कमीशन का ही होता है। प्रिपरेशन ऑफ रेडियो एंड टीवी शेड्यूल्स फॉर पब्लिसिटी ऑफ पॉलिसीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। The most important function of the commission is to decide the election schedule for the conduct of periodic and timely election, whether general or by election। जनरल इलेक्शन का मतलब जब पूरी की पूरे पार्लियामेंट, लेट्स से अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पूरी की पूरी लोकसभा का जब एक ही समय पे इलेक्शन हुआ जाता है, समय मतलब बिटवीन द डेट्स, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब एक साथ पूरी की पूरी लोकसभा का इलेक्शन होता है उसे जनरल इलेक्शन किया जाता है। और कई जगहों पे कई सीट जो वेकेंट हो जाती है, उन वेकेंट सीट पे जब दोबारा इलेक्शन होते हैं उसे हम बाय इलेक्शन कहते हैं। इट प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स, इशू इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, दैट इज EPIC, ठीक है। एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट, इट ऑल्सो एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के किसी मेंबर को अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो उसके लिए एडवाइस कौन देगा? इलेक्शन कमीशन देता है। किसको? प्रेसिडेंट साहब को। इट डिसाइड्स टू द लोकेशन, पोलिंग स्टेशंस, असाइनमेंट ऑफ वोटर्स टू द पोलिंग स्टेशंस, location of counting centers, arrangement to be made in and around polling stations and counting centers and all allied matters. It grants recognition to political parties and allot election symbols to them along with settling disputes related to it। मैंने अभी बताया आपको ये क्या करता है, ग्रांट करता है, पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करता है, इसके साथ साथ उनको सिंबल देता है, ठीक है, कि किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो। द कमीशन ऑल्सो हैज़ एडवाइजरी जुडिशन इन द मैटर्स ऑफ द पोस्ट इलेक्शंस डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सिटिंग
मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। किसको देगा? गवर्नर को देगा स्टेट लेजिस्लेटिव में, पार्लियामेंट में देगा वो प्रेसिडेंट को। इट इशूज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन इलेक्शन, अब भी बताया कोड ऑफ कंडक्ट ये बनाता है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट सो दैट नो वन इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ और देयर इज नो आर्बिट्रेरी अब्यूज ऑफ पावर बाय दोज इन पावर, जो भी पावर में है वो कोई मिसयूज ना करें, इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट का बनाना जरूरी है, और वो बनाता कौन है? इलेक्शन कमीशन। इट सेट्स लिमिट ऑफ कैंपेन एक्सपेंडिचर पर कैंडिडेट, भैया ये एक और चीज़ करता है, जब भी आप कैंपेन करते हो तो फालतू में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस ना करो, किसी को खरीदा ना जाए, इसके लिए ये लिमिट करता है कि इतना ही पैसा आप एक्सपेंड या एक्सपेंडिचर आपका इतना ही होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल्सो माइनॉरिटीज द सेम, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट टू एडवाइज द गवर्नर ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, जैसे प्रेसिडेंट को करता है किसके लिए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वैसे ही एडवाइस करेगा गवर्नर को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। कैंसिलिंग इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रैगिंग, लूटिंग ऑफ पोलिंग बूथ्स, वायलेंस एंड इरेगुलरिटीज, इससे रिलेटेड कोई चीज़ होता है तो वहाँ के इलेक्शन वो कैंसिल भी कर सकता है। एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन द प्रेसिडेंशियल held state after the end of the 1 year. Getting these are the point or the functions of the election commission. Now importance of election commission of India, importance of election commission of India for India. Basically the election commission of India has been successfully conducting national as well as state elections since 1952, कर रही है। In recent year however the commission has started to play the more active role to ensure greater participation of people. आप देख रहे हो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2014 के बाद हमने देखे कि इलेक्शन में यूथ का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए मेन श्रेय जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। द कमीशन हैड गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ डिसिप्लिन द पॉलिटिकल पार्टी विद अ थ्रेट ऑफ recognizing if the party failed in maintaining inner party democracy. अगर इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी में, अगर इनर पार्टी डेमोक्रेसी, पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये धमकी देती है कि भैया आपकी पार्टी को रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा, जिस डर से पॉलिटिकल पार्टी आज की डेट में हम देखते हैं कि अंदर भी उसमें डेमोक्रेसी है, ठीक है। एंड बिफोर आई कंटिन्यू विद दिस टॉपिक आई वुड लाइक जिन लोगों ने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड डू शेयर दिस आवर वीडियोस टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। इट अपहोल्ड्स द वैल्यूज enshrined in the constitution with equality, equity, impartiality, independence and rule of law in superintendence, direction and control over the electoral governance. It conducts election with the highest standard of credibility, freeness, fairness, transparency, integrity, accountability, autonomy and professionalism. It ensures participation of all eligible citizens in the electoral processes in an inclusive, voter-centric and voter-friendly environment. Getting better. It engages with political parties and all stakeholders in the interest of electoral processes. It creates awareness about the electoral processes and electoral governance amongst the stakeholders, namely voters, political parties, election functionaries, candidates and people at large, and to enhance and strengthen confidence and trust in the electoral system of the country. Fine. नाउ व्हाट आई एम सेइंग, नेशनल वोटर्स डे आपको पता होना चाहिए, कुछ मैं अलग से फैक्ट्स बता रहा हूँ, ये फैक्ट्स सारे के सारे फैक्ट्स आप सारे लोगों को पता होना चाहिए। जैसे नेशनल वोटर्स डे कब बनाते हैं? 25 जनवरी। आई ऑलरेडी टोल्ड 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था, तो 25 जनवरी को हम मनाते हैं। फर्स्ट 2011 में मनाया गया था नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। 2021 की थीम थी सभी मतदाता बने सशक्त व जागरूक, याद रखना सभी मतदाता बने सशक्त व जागरूक। द एज ऑफ द वोटर्स वॉज reduced from 21 years to 18 years by the 61st Constitutional Amendment 1988। कौन सा? आर्टिकल 326 में ये दिया हुआ है। गेटिंग नाउ आगे हम पढ़ लेते हैं। मेजर चैलेंजेस क्या होते हैं? ओवर द ईयर्स इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल एलिमेंट्स इन पॉलिटिक्स हैज इंक्रीज्ड अलॉन्ग विद वायलेंस एंड इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस resulting in criminalization of politics. The election commission has been unable to arrest this deteriorations. क्या बोल रहे हैं कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि क्रिमिनल और मनी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट या इंक्रीज
डेवलपमेंट दिख रहा है हमें पॉलिटिक्स में, ठीक है, जिसको रिड्यूस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन अभी कर रही है. देयर हैज़ बीन रैम्पेंट abuse of power by the state government who at times make large scale transfer on the eve of election and post pliable official in keys position using official vehicle and building for electioneering floating of Election Commission of India model of code of conduct. The Election Commission of India is not adequately equipped to रेगुलेट द पॉलिटिकल पार्टीज़. पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत अच्छे से क्या नहीं कर पा रही है, एडिक्वेटली इक्विप्ड रेगुलेट नहीं कर पा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ नो पावर इन एनफोर्सिंग इनर पार्टी डेमोक्रेसी एंड रेगुलेटिंग एंड रेगुलेशंस ऑफ द पार्टी फाइनेंसेस. देखो पार्टी कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, कितना पैसा खर्च कर रही है, कहाँ से उनके पास पैसा आ रहा है, उन पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी है या नहीं, ये करने में भी इलेक्शन कमीशन अभी फेल है या ये उनके लिए एक चैलेंज है. In the recent years, an impression is gaining grounds that the election commission is becoming less and less independent of the executive, which has impacted the image of the institution. देखो इसकी एक और इमेज ख़राब हो रही है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है कहीं ना कहीं इसकी इंडिपेंडेंसनेस जो थी वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, ठीक है, या ये एग्जीक्यूटिव की बातें ज़्यादा सुनने लगी है या वो इस पर हावी हो रहा है, लाइक दैट. वन ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूशनल ड्रॉबैक इज नॉन ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर टू कमिश्नर्स एंड इज बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नमेंट. भाई एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कहीं भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, उसके क्या ग्राउंड्स होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट जिसको चाहे वो बना सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कमिश्नर ऑफ इलेक्शन. There have been allegations of EVMs malfunctioning, getting hacked and not registering votes, which corrodes general masses trust from this institution. अभी आपने देखा होगा 2014 के बाद जो इलेक्शन कई जगह पे हुए हैं तो लोगों ने बोला है कि इलेक्शन जो EVM मशीन्स थी उसको हैक कर लिया गया है, उसमें जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो रजिस्टर्ड वोट ना डाल के कोई दूसरे आके वोट डाल रहे हैं, लाइक दैट बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं जिससे मासेस ऑफ द पॉपुलेशन उन पर डी ट्रस्ट या ट्रस्ट करना कम कर रहे हैं. गेटिंग वे फॉरवर्ड द चैलेंज बिफोर द कमीशन इज टू बी विजिलेंट एंड वॉचफुल अगेंस्ट द कोल्यूजन at the lower level of the civil and police bureaucracy in favor of the ruling party of the day. Until the controversy relating to glitches in EVM settle down, Commission need to establish its trust among people by installing voter verification paper adult trial system, that is VVPATS, in more and more constituencies. आपने देखा अभी VVPATS इसका मतलब है वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल. आप जैसे ही वोट डालते हो सामने पिक्चर जिसको आपने वोट दिए वो और एक लिस्ट से आपके पास आ जाती है. पिछले इलेक्शन में आपने देखा होगा वो दिया था, 2019 के इलेक्शन में भी आपने ये चीज़ देखी होगी. एज हिस्ट्री शोज inadequate leadership is the bone of our public institution. Safeguards to ensure that ethical and capable people head them the crucial. Second ARC report recommended that collegium headed by the Prime Minister with the Speaker of the Lok Sabha, the leader in opposition in the Lok Sabha, the Law Minister and the Deputy Chairman of the Rajya Sabha as members should make recommendation for the consideration of President for appointment of the Chief Election Commissioner and the Election Commissioner. क्या बोला? सेकेंड ARC रिपोर्ट के द्वारा रिकमेंडेशन जो थी कि कोलिजियम सिस्टम बनाना चाहिए जो कि हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर होगा, उसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा का होगा, लॉ मिनिस्टर होगा एंड द डेप्यूटी चेयरपर्सन और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी होगा एज मेंबर. और ये रिकमेंडेशन करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को, कि किसे हमें अपॉइंट करना चाहिए एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ एंड द इलेक्शन कमिश्नर फॉर द इलेक्शन कमीशन. गेटिंग, आई होप ये सारी चीज़ क्लियर हुई होंगी. कुछ और चीज़ आपको बता दें, प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ आज की डेट में अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो देयर आर टोटल 8 पॉलिटिकल पार्टीज़. 8 पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम भी अगर आपको जानने हैं तो बहुजन समाज, बीजेपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, तृणमूल पार्टी एंड नेशनल पीपल्स पार्टी. दीज आर द 8 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अब ईवीएम का फुल फॉर्म आप सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. ये सबसे पहले केरल में जो पारोर असेंबली है वहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इलेक्शन किए गए थे 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोकल के थ्रू. 2004 के इलेक्शन सबसे पहले इसे ईवीएम मशीन को इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा के इलेक्शन में. भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, दैट इज
एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन लोगों ने मिलकर इस मशीन का बनाया गया था। VVPAT दैट इज वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, जो अभी मैंने बताया 2013 में नॉक्सिन दैट इज। इसके बाद हमने देखा 2019 के लोकसभा में हुआ था, 2017 में फुल बाय यूज्ड इन गोवा। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, कोड ऑफ कंडक्ट आप सब लोगों को पता है, रूल्स मेड बाय नेचुरल कोऑर्डिनेशन फॉर फेयर इलेक्शन फॉर द डेट्स ऑफ इलेक्शन टू द एंड फर्स्ट केरला 1960 में सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए थे। सिंस 1962 फॉर लोकसभा के लिए भी बनाने लगे। फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन इसके लिए CVIGIL ऐप बनाया गया है। अदर प्रोग्राम्स की बात करें तो स्वीप दैट इज सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन प्रोग्राम इसके लिए बनाया गया है। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको दिक्कत, समस्या, डाउट आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हैं, और यू कैन कनेक्ट विद मी इन द सोशल मीडिया लाइक सोशल प्लेटफॉर्म like Twitter and Facebook too. Till then, thank you.